अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज कौमी असम्बली में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने गज़ा के हस्पतालों पर इजरायली बमबारी के खिलाफ भरपूर तकरीर की है। उन्होंने क्या कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। Once again strongly condemns the ongoing heinous wave of atrocities by the Zionist Israeli regime. The latest Israeli offensive resumed on March 18 has resulted in the killing of 1,600 innocent Palestinians, bringing the total toll to over 65,000 deaths in Gaza. Expresses unwavering solidarity with the Palestinian brothers and sisters in their just struggle and reaffirms their inalienable right of self-determination and to their motherland. Demands the immediate and unconditional withdrawal of Israeli occupying forces from the Gaza Strip in line with United Nations Security Council Resolution 2735 of 2024. इसके अलावा मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ साथ तमाम इस्लामी हुकूमतों पर फ़लस्तीन के हवाले से जहाद जो है वो फ़र्ज़ हो चुका है। पर नाक़दीन का कहना है कि पाकिस्तान को मज़म्मत करने के बजाय इजराइल के ख़िलाफ़ ठोस इक़दामात उठाने चाहिए थे, जैसे कि जनूबी अफ्रीका जंगी जराइम पर इजराइल के ख़िलाफ़ आलमी अदालत में किया गया था। लेकिन पाकिस्तान इस केस में फरीक नहीं बना था। लेकिन जहां एक तरफ मुस्लिम यकजहती का नारा लगाया जा रहा है, वहां हमसाया मुल्क अफगानिस्तान से आए मुहाजिरों को ज़बरदस्ती वापस भिजवाया जा रहा है, जबकि इनमें काफ़ी लोगों को अफगानिस्तान में जान का ख़तरा भी है। नाक़दीन कहते हैं कि ये पाकिस्तान की जमहूरी हुकूमत की दोहरी पॉलिसीज़ की अक्कासी करता है और इसके अलावा पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ के कारकुनान और सहाफ़ियों पर भी ज़मीन तंग होती जा रही है। इन मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सेनेटर अफनानुल्लाह साहब, रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। सेनेटर ज़मीर घुमरो साहब हमारे साथ हैं स्टूडियोज़ के अंदर, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और एक सीनियर वकील हैं। सेनेटर अली ज़फ़र साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और आप भी एक सीनियर वकील हैं। सबसे पहले सेनेटर अफनानुल्लाह साहब, मुझे पता है कि फ़लस्तीन का मामला हर किसी के दिल के करीब है, मगर उम्मीद ये की जा रही थी कि जब साउथ अफ्रीका ने केस किया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर और उन्होंने कहा कि इज़राइल को डिक्लेयर कर देना चाहिए कि उन्होंने वॉर क्राइम्स किए हैं, फिर उन्होंने जो है एक वारंट भी इशू कर दिया इज़राइल की वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़। हम तो सोच रहे थे कि पाकिस्तान भी हिस्सा बनेगा, मगर तुर्की बना, पाकिस्तान नहीं बना। इसकी क्या वजह है? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, मैं एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर जो है वो मैंने ब्रीफिंग लॉ मिनिस्ट्री से नहीं ली हुई, लेकिन मुझे यकीन है कि व्यू पॉइंट ज़्यादातर लोगों का यही होगा कि हमें इसका हिस्सा बनना चाहिए था, और अगर नहीं बने तो अभी भी बन सकते हैं तो बन जाए। और गज़ा के मामले के ऊपर देखें, मैं ये ज़ाती तौर पे वैसे अब ये समझता हूँ जो वहाँ पे जो मतलब कि जो जिस किस्म का जुल्म वहाँ पे हो रहा है, देखें ये अब मामला इस चीज़ से आगे निकल चुका है कि आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से या आप जो है वो किसी यूनाइटेड नेशन की करारदाद से या आप किसी कोई बातों के तरीके से कोई देखें कोई अल्फाज ऐसे नहीं हैं जिससे ये जुल्म आप रुकेगा। अगर आपने ये जुल्म रोकना है तो आपको जालिम के हाथ को रोकना पड़ेगा, वरना और कोई तरीका नहीं है। और ये कोई मतलब देखें ये जेनोसाइड है, ये ऐसा जेनोसाइड हमने कभी जिंदगी में नहीं देखा। माइंड ना करिएगा, आप 3 सेनेटर्स यहाँ पे बैठे हुए, 2 आप में से सीनियर वकील हैं। सेनेटर अली ज़फ़र साहब, पाकिस्तान, एंड दिस गोज़ फॉर योर पार्टी ऑल्सो, आप लोग तो ये शोर शराबा कर सकते थे कि ठीक है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जिस तरह साउथ अफ्रीका गया है और ट्रंप ने उनको धमकी दी है, सदर ट्रंप ने, अमरीकी सदर ट्रंप ने, कि जी हम आपकी एड कट कर देंगे। इस हवाले से पाकिस्तान भी जा सकता था, या कि पाकिस्तान को ये फ़िक्र थी कि हमारी भी जो एड है वो कट हो जाएगी। देखिए, मैं ये आपने लिया जी, मैं आपकी जाने फिर से आती हूँ। जी, मैं फॉरेन अफेयर्स कमेटी जो है सेनेट की, उसका भी मेंबर हूँ, और फॉरेन अफेयर्स कमेटी में जब सेक्रेटरी साहब और सारी हुकूमत के अरकान आए थे फॉरेन अफेयर्स के, तो उनसे स्पेसिफिकली मैंने ये सवाल पूछा था कि साउथ अफ्रीका ने जाके बाकायदा एक पिटिशन फाइल की, जिस पिटिशन के ऊपर समाअत भी हुई और उस पर ऑर्डर्स भी पास किए गए, तो क्या पाकिस्तान उसका हिस्सा बना या नहीं बना, और अगर नहीं बना तो क्यों नहीं बना? उन्होंने पहले तो वेग सा एक जवाब दिया जो डायरेक्ट जवाब नहीं था, तो दोबारा मैंने पूछा उनसे और उन्होंने फिर इतराफ़ किया
कि फ़िलहाल पाकिस्तान नहीं बना इन प्रोसीडिंग्स का एक पार्टी, क्योंकि पार्टी बनने के लिए आप बाकायदा दरख्वास्त दे सकते हैं और आप कह सकते हैं कि हम भी वही मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं जो कि साउथ अफ्रीका ने किया है। ये एक बड़ा इंटरनेशनल इशू है। साउथ अफ्रीका अगर कर सकता है तो पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता? ये सवाल मैंने उधर भी उठाया था, अभी तक उसका जवाब नहीं मिला, मुझे नहीं मिला। जी अच्छा ज़मीर घुमरो साहब, आप भी वकील हैं, तो ऐलानात कर देना, मुज़म्मत कर देना आसान काम है, मगर देन यू हैव टू टेक द हीट। अब साउथ अफ्रीका के ऊपर सदर ट्रंप ने कहा है कि जी हम उनकी एड जो है कट कर देंगे। तो अगर पाकिस्तान वाकई में संजीदा था तो फिर इस केस के अंदर हिस्सा बनना चाहिए था कि नहीं बनना चाहिए था? देखिए, इंटरनेशनल सिस्टम है, उसमें साउथ अफ्रीका गया था इंटरनेशनल कोर्ट में, तो और रिलीफ भी मिली, रिलीफ मिला था। और पाकिस्तान ने वे किया होगा कि हमारे पास कौन से ऑप्शंस हैं, हम इसमें पार्टी बने या नहीं बने। पार्टी अगर बनता पाकिस्तान के लिए कौन से जो है वो ऑप्शंस है कि नहीं है और उसके मुज़म्मरात क्या होंगे। ज़ाहिर है अपने नेशन स्टेट्स जो है वो अपने मफाद में सोचती हैं। ये तो पब्लिक व्यू के मुताबिक होता है कि आप पार्टी बन जाएं, उसके मुज़म्मरात तो गवर्नमेंट्स जो है वो सोचती हैं। तो इंटरनेशनल जो रिजीम है उसमें जो है वो जेनोसाइड जो चल रही है फ़लस्तीनियंस के ख़िलाफ़, उसमें बिल्कुल इंटरनेशनल रिजीम जो है वीक है। आपने देखा कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने फैसला दिया लेकिन उस पर भी अमल नहीं हुआ। सर सऊदी अरेबिया भी नहीं गया। हाँ बिल्कुल, देखिए ना, बिल्कुल आपकी यूएई का कोई मुल्क नहीं गया। अरब लीग के जो भी कंट्रीज हैं वो तो नहीं गए, क्योंकि 1973 में जो अरब इजरायली वार थी, शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो ने वहाँ जो है वो प्लेन्स भेजे थे, क्योंकि अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट है बेसिकली वहाँ जब जो है वो 1973 में अरब इजराइली वार शुरू हुई तो पाकिस्तान ने जो है अपने तैयारे भेजे थे। आज OIC का रोल आप कैसे देख रहे हैं? तो मेरे ख्याल में वो जो भी इंटरनेशनल रिजीम है वो फ़लस्तीनियन के बारे में बड़ी कमज़ोर है। OIC हो, अरब लीग हो या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आपने देखा कि उसके फैसले पर अमल नहीं हुआ, हालांकि उन्होंने ऑर्डर भी जारी किए कि दिस इज़ अ जेनोसाइड। राइट। अच्छा सेनेटर साहब, हमने जो अक्सर फ़लस्तीन के ऊपर हमने जुलूसों में गए तो उन्होंने कहा कि फ़लस्तीनियों के साथ हमारा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो वहाँ पे एक सवाल उठा कि फिर अफ़गानियों के साथ आपका रिश्ता क्या, वो ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं है? नहीं, देखिए तमाम मुसलमानों के साथ हमारा ये रिश्ता है और पाकिस्तान की बुनियाद ही इस चीज़ के ऊपर रखी गई है। लेकिन ज़ाहिर पाकिस्तान के अंदर एक कानून मौजूद है। अगर कोई फ़र्ज़ करें पाकिस्तान के बारे में बुरी बातें करता है, पाकिस्तान को गालियाँ देता है, भाई फिर आप मुझे बता देना क्या कहते हैं, हम उसको क्या उन लोगों को होस्ट कर सकते हैं जो हमें गालियाँ दें? मैं हालांकि मैं इस बात के हक में था। उनके लोग तो खुद उनके सताए हुए हैं जो यहाँ पे आए हैं, उनको तो पाकिस्तान को टीचर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, लेकिन वो फिर पाकिस्तान को गाली ना दें। नहीं, उनमें से रेफ्यूजीज कौन से पाकिस्तान को माए हैं? नहीं, इतनी सारी एक वीडियो है, एक नहीं कितनी वीडियोज़ हैं इसके ऊपर जो सोशल मीडिया पे आई हैं, जिसमें आप मतलब मैं खुद सपोर्ट इस बात को करता रहा हूँ कि नहीं, उनको जो है वो इस तरीके से निकालना चाहिए। लेकिन ये तो कोई बात नहीं है कि आप पाकिस्तान को गाली दें और आप पाकिस्तान का मजाक उड़ाएं और जो वहाँ पे जाके वहाँ से वीडियोस बना के टिकटॉक लगा रहे हैं कि उधर से बुरा भला कहें। भाई हमने तो आपको होस्ट किया, ठीक है, क्या कहते हैं, हम शायद परफेक्ट होस्ट नहीं थे, हमारे साथ बहुत मसाइल थे, लेकिन ये तो कोई बात नहीं हुई कि अब आप हमें गाली दे रहे हैं। उनकी लीडरशिप को भी तो होस्ट किया था ना, ठीक है, वो उनकी लीडरशिप को भी होस्ट किया था और बहुत सारों को नहीं भी किया था। अच्छा। और जिनको क्या कहते हैं मुशर्रफ साहब ने उठा के उनके हवाले किया था। तो ये सारी मसाइल हैं, ऐसी बात नहीं है। और जहाँ तक देखें गज़ा की बात है, मैं ये वाली बात दोबारा देखें, पाकिस्तान के पास खाली ये ऑप्शन नहीं है कि आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और ये वो, हमारे पास से ज़्यादा बेहतर ऑप्शंस हैं। मसलन हमें इंटेलिजेंस के मामलात जो हैं वो अपने वहाँ पे एक्सपेंड करने चाहिए, हमें वहाँ पे उनको असला प्रोवाइड करना चाहिए, उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए। ये देखिए, उसके बाद आपके IMF का लोन का क्या होगा? ठीक है, आप अपना IMF वाले मामले को सीधा रखें, आप अपने IMF, ये आप ज़रूर नहीं है आपको क्या कहते हैं ओवर्ट करना पड़े, आप ओवर्टली भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। लेकिन बात ये है कि ठीक है, हम IMF वाले मसले में फंसे हैं, उससे हमें अपने आप को निकालना है। फिलहाल तो आप US कांग्रेसमैन जो आए उनसे बड़ी खुशी मिल रहे थे आज के दिन। नहीं, लेकिन बात ये है कि देखें, बात ये है उन्होंने भी कोई अच्छी बातें नहीं बोली थी पाकिस्तान के बारे में, अच्छी बात आजकल आए हुए हैं। ठीक है, अगर उन्होंने अच्छी बोली है, बुरी बोली है, लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं है ना कि वहाँ पे जेनोसाइड हो रहा है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ मुस्लिम, एज अ ह्यूमन बीइंग, कि उनकी सपोर्ट की जाए और उसको रोका जाए। अगर हम उसको नहीं रोकते तो खाली बातें करने से तो कोई फ़ायदा नहीं। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा सेनेटर सैयद अली ज़फ़र साहब। बात यह है कि जब फिर हम फ़लस्तीन की बात करते हैं और कहते हैं कि जी हमारा उनके साथ एक मुस्लिम ब्रदरहुड के तौर पे एक रिश्ता है, तो फिर अफ़गानियों के ऊपर जो पॉलिसी अपनाई है इस हुकूमत ने कि उनको रिकग्नाइज़ नहीं किया जा रहा और जिनके पास प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन है या कि कोई अफ़गान नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है, उनको तो बाहर धकेल के वापस नहीं भेजा जा रहा, मगर बाकियों को वापस भेजा जा रहा है और वो ये कह रहे हैं कि जी हमारी जान को ख़तरा है, हमें मत निकालें। फिर हमने देखा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की रूलिंग भी इस हवाले से है। PTI कहाँ खड़ी है इस मामले पे?
देखिए, ये पीटीआई या सियासत से ज़्यादा मेरा ख्याल है ये ह्यूमन राइट इशू है, ये एक इंसानी हकूक़ का इशू है। बहुत सारे अफ़गानी आए, अफ़गानिस्तान से आए, उनको हमने पनाह दी, उनके बच्चे पैदा हुए, वो बच्चे अब तकरीबन उतने ही पाकिस्तानी हैं जितने मैं और आप हैं, क्योंकि वो यहाँ ही पढ़े, यहाँ ही उनको ज़ुबान भी सीखी, यहाँ ही वो रहे। उनको उनकी राइट्स, ह्यूमन राइट्स जो बुनियादी हकूक़ हैं वो वैसे ही हो गए उनके, क्योंकि वो पाकिस्तान के बाशिंदे बन गए। अब वो ठीक है सिटीज़न नहीं है, वो उनके पास वो इख्तियारात नहीं हैं जो मेरे और आपके पास हैं, लेकिन उनके पास एक बुनियादी हकूक़ और इंसानी हकूक़ के इख्तियारात हैं। तो उनको अगर आपने डिस्प्लेस करना है, उनको कहीं वापस भेजना है, तो आप उनको मौत के कुएं में नहीं धकेल सकते। आपको उनको एक प्रोसेस के ज़रिए, एक प्रोसीजर के ज़रिए डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा सही लोगों को जो वाकई एक अपनी एक ज़िंदगी गुजार रहे हैं पाकिस्तान में, और उनके बच्चे हैं और उनकी फैमिलीज़ हैं, उनकी शादियाँ हुई हैं, उनको आपको सेपरेट करना पड़ेगा उनसे जो कि आप भेज सकते हैं, जो कि वैसे ही इधर रह रहे हैं। तो एक जो तौर तरीका है और जिस तरीके से ये किया जा रहा है उससे आपको इख्तिलाफ है? जी बिल्कुल, ठीक है। और मेरी नज़र में एक बाकायदा इसकी पॉलिसी बननी चाहिए। बहुत सारे ममालिक आप देखिए, पाकिस्तानी बाहर से बैरून मुल्क जाते हैं, यूरोप में जाते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं, और कुछ देर बाद जब उनकी रिहाइश काफी साल गुजर जाते हैं तो उनको सिटीजनशिप भी दी जाती है। सो आपका ये कहना है देखिए, बाकायदा पॉलिसी जो है वो बननी चाहिए। सेनेटर ज़मीर घुमरो साहब, इधर पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है? वो कहती है जिस तरीके से आप कर रहे हैं उस तरीके से नहीं करना चाहिए, आपको एक पॉलिसी बनानी चाहिए। आफ्टर ऑल उनके बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं, जिस तरह के बाबर सत्तार साहब की कोर्ट ने एक हुक्म दिया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। ये तो जो है वो अफगान पॉलिसी का बैगेज है। जब जो है वो 1979 में अफ़गानिस्तान में गवर्नमेंट आई थी, उसके बाद जो है वो हमने जिस इनको तालिबान को सपोर्ट किया और रिलीजियस फोर्सेस को सपोर्ट किया, वहाँ से लोग आए। जब वहाँ से लोग आए थे तो वहाँ जो है वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, ठीक है ना। तो उस वक्त मुतालबात ये होते थे कि इनको वापस भेजा जाए, सारी पॉलिटिकल पार्टीज। मगर आज आप जिस तरह सेनेटर जफर साहब कह रहे हैं कि जी आप कम से कम एक पॉलिसी, इसमें दो किस्म के हैं ना। एक तो इनकी तादाद बहुत बड़ी है, और उसमें स्टेट की पॉलिसी ये रही है कि इतनी तादाद बढ़ी है, हमने इतना होस्ट किया है, तो इस वजह से जो है उनको हम ओवर स्टे नहीं कर सकते, हम वापस भेज रहे हैं। और उसके पॉलिटिकल और फॉरेन पॉलिसी इश्यूज भी होते हैं। तो इसमें जो है वो गवर्नमेंट की अगर पॉलिसी नहीं बनी, लेकिन उसूली तौर पर तो ये तय है कि उनको वापस जाना है। अभी तालिबान की जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उससे जो लोग अफेक्ट होंगे जो वहाँ, वो उसकी बात हो रही है कि उनको कैसे सेपरेट किया जाए, कि वहाँ जो उनको अगर उनके खिलाफ जिस तरीके से वापस भेजा जा रहा है आप उससे मुतमईन हैं? नहीं, ये तो गवर्नमेंट की जो है जो नोटिफिकेशन निकालते हैं हर 6 महीने के बाद, वो तो इंटरनेशनली होता है कि ये जो यूएनओ वाले यहाँ होते हैं, हर 6 महीने के बाद गवर्नमेंट स्टे का नोटिफिकेशन अभी नहीं निकाला नोटिफिकेशन। उस वजह से ये जाकर फ़र्क पड़ा है कि जो आप पॉलिसी आपने की है अफगान रिपेट्रिएशन के बारे में, वो तो आपको पहले ही अपनानी चाहिए थी। पहले ही आपको जो है वो इन प्लेस करनी चाहिए कि प्रोसीजर कौन सा होना चाहिए। पाकिस्तान का एक ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट भी है जिसके खिलाफ जो प्रोसीजर है वो उससे खिलाफ है, लेकिन उसूली तौर पर इससे खिलाफ नहीं कि उनको जाना चाहिए, प्रोसीजर से खिलाफ है कि प्रोसीजर शुड बी करेक्ट। प्रोसीजर वो अच्छा सेनेटर साहब, एक आपसे अफनान साहब आपसे एक और सवाल वो ये है कि हमने क्या देखा है कि अमेरिका के लिए हर दरवाज़ा पाकिस्तान का खुल जाता है। अभी हमने देखा कि पाकिस्तान अमरीकी जो डॉक्टर्स हैं अमेरिका में मुकीम हैं, पाकिस्तानी हैं, मगर वो उनके लिए जेल के दरवाजे भी खुल रहे हैं। इमरान खान साहब जो हैं वो 20 मार्च से अपनी बहनों को नहीं मिल सके और अपने दीगर साथियों को नहीं मिल सके, मगर वहाँ से अमेरिका से चले वो यहाँ पे आते हैं, वो इमरान खान को जेल में भी मिलते हैं, फिर जाके इस्टेब्लिशमेंट से भी मिलते हैं। तो ये ख़ास ट्रीटमेंट जब दी जाती है तो तब नहीं एहसास होता कि जी नेशनल सिक्योरिटी हमारी कहाँ गई? देखिए, इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा या कहते हैं चैरिटी भी की हुई है और यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के अंदर बहुत सारे पैसे दिए हुए हैं। इनमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको हमने सितारे तमगे भी दिए हुए, सितारे और तमगे जो भी ये जो होते हैं, तो ये भी है एक साइड। तो अब कुछ अगर कोई ऐसे पाकिस्तानी ओरिजिन के अमेरिकन हैं जिनकी पाकिस्तान के अंदर कंट्रीब्यूशंस है, तो उनसे मिलने में तो मेरा नहीं ख्याल कि बहुत, तो अगर पैसे ज़्यादा दें और कंट्रीब्यूट ज़्यादा करें तो फिर जेल के दरवाजे भी खुल जाएंगे।
अगर $9 मिलियन आप दे दें नस्ल यूनिवर्सिटी को तो मैं तो आपके लिए दरवाजे 2 दिन के लिए बिठा दें वहाँ पे जाके मेरी तरफ से। ओके, एटलीस्ट यू एडमिट। मगर अली ज़फ़र साहब से पूछेंगे, जो कि इमरान खान साहब की एक रही है उनकी बहनों के हवाले से कि जी क्यों नहीं हमें मिलने दिया जा रहा है, इस हवाले से पूछेंगे। चूँकि इस वक्त इमरान खान साहब की मुलाकात हो रही है पाकिस्तान अमेरिकन डॉक्टर्स से, बिजनेसमैन से, वो क्या मामला है उनसे पूछेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हाल ही में अमरीकी डॉक्टर और बिजनेसमैन इमरान खान साहब को जेल में मिले हैं, कम अज़ कम ये ख़बर है। अली ज़फ़र साहब, इस ख़बरों में कितनी हकीकत है कि अमेरिकन डॉक्टर्स और बिजनेसमैन जो हैं वो एक मीडिएटर का रोल इख्तियार कर गए हैं इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट के बीच में, और कोई बर्फ़ पिघली है इस हवाले से? देखिए, मुझे भी ये खबर की हद तक की मैं कहूँगा, लेकिन जब मैं मुलाकात हुई थी मेरी खान साहब से अभी कुछ दिन पहले, तो उन्होंने इसके बारे में कुछ बताया नहीं, ना कोई ऐसा जिक्र किया। तो मैं यही कहूँगा कि ये खबर ही है, और इसमें कोई फ़िलहाल तो मुझे उसकी कोई वेरिफिकेशन या ऑथेंटिसिटी का कोई सबूत नहीं मिला। अब जहाँ तक ताल्लुक़ है हमारी डायस्पोरा, जो हमारे लोग हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी, वो अपनी अपनी एक इंफरादी कोशिश कर रहे हैं, अपनी तरफ से कर रहे हैं। वो पीटीआई के साथ मुंसलिक नहीं है। उनका पीटीआई का कोई इस किस्म का बिल्कुल उनके साथ डायरेक्शन नहीं। वो अपनी मगर माजी में कहा जाता है कि तो उनकी मुलाकातें हुई खान साहब की बिजनेसमैन तनवीर अहमद से, फिर और कुछ लोग थे, आतिफ खान थे, उनसे उनकी मुलाकातें हुई और कोई बात आगे भी बढ़ गई थी। फिर धरना हो गया, धरने के बाद मुज़ाकरात बंद हो गए, खान साहब ने खुद बंद कराएं। तो कभी आपने उनसे बात की या उन्होंने कभी जिक्र किया कि जी इस तरह अमरीकी बिजनेसमैन या डॉक्टर्स मुझे मिलने आए हैं और हम बातचीत करें? जेल के अंदर इस किस्म की मुलाकात के बारे में उन्होंने नहीं बताया कभी मुझे, अगर मुलाकात हुई है। क्योंकि सलमान अकरम राजा साहब जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो कहते हैं और वो कंप्लेन करते हैं कि जी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, और उन्होंने आपकी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि जो मंजूर नज़र हैं उनकी तो मुलाकात हो जाती है मगर बहनों की मुलाकात नहीं हो सकती, और बाकी जो हमारे उनके दीगर साथी हैं उनकी मुलाकात नहीं हो सकती। 20 मार्च से कहते हैं उनकी मुलाकात नहीं हुई बहनों के साथ। ये बहनों के साथ बिल्कुल मुलाकात होनी चाहिए, मेरा ख्याल है इसमें कोई शक नहीं है कि वो उनके साथ, इमरान खान साहब के साथ भी और उनकी फैमिली के साथ भी नाइंसाफ़ी हो रही है। ये उनका हक है और ये क्यों नहीं उनको मिलने दिया जा रहा। ये सिर्फ एक टॉर्चर है, ये एक हैरेसमेंट है, ये उनके बुनियादी हकूक़ों के ख़िलाफ़ है। मेरी नज़र में जो इंतज़ामिया है वो एक तरह से ज़्यादती कर रही है कि वो मिलने नहीं दे रही। वो 2-3 बार आए और 2-3 बार तो मिलने नहीं दिया गया। मगर सलमान अकरम राजा साहब इस हवाले से काफ़ी एजिटेट करते हैं और कहते हैं कि जी कुछ लोगों को इजाज़त दी जाती है, कुछ लोगों को इजाज़त नहीं दी जाती, इसकी क्या वजह है? देखिए, मेरा ख्याल है कि उन्होंने ये जो स्टेटमेंट दी है मुझे बड़ा अफसोस हुआ। उस पर मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ, और उसके बाद उस स्टेटमेंट के बाद मैंने उसकी मजम्मत भी की है और मैंने कहा है कि ये जो जिस तरह का तरीक़ेकार है, आजकल हमें इत्तेहाद की ज़रूरत है। आप अगर इस तरह के इल्ज़ाम लगाते हैं एक दूसरे के ख़िलाफ़ तो उसका नुकसान होता है। उसका मतलब बैरिस्टर गौहर साहब ने बड़ा अच्छा उनको जवाब दिया है। हमेशा से ये होता रहा है जब से खान साहब जेल में हैं कि लिस्ट होती भी हैं और मुख्तलिफ लोग लिस्ट बना के भेजते भी हैं, लेकिन लिस्ट में जो होते हैं ज़रूरी नहीं कि उनको भेजा जाए। कभी किसी को भेज दिया जाता है, कभी किसी को नहीं भेज दिया जाता। बहुत बार हुआ है कि मेरे लिस्ट में नाम है, मुझे लिस्ट में नहीं जाने दिया, लेकिन सलमान साहब अंदर जा चले गए हैं मेरे सामने। तो इसलिए ये, और बहुत बार हुआ है कि मुझे लिस्ट के बगैर जाने दिया उन्होंने। इसलिए ये हम एक तरह से रैंडम 20-25 वकील खड़े होते हैं जो मंगल को, हम बड़ी दूर दूर से आते हैं, उनमें से 6 लोगों को चूज करके वो अंदर भेजते हैं। तो लेकिन अब उनकी स्वाबदीद है, कौन जाए कौन ना जाए, ये उनकी स्वाबदीद है। लेकिन जो भी जाता है मेरी नज़र में वो कोई किसी के मिलने ही जा रहा है ना इमरान खान साहब को,
वो कोई जुर्म तो नहीं कर रहा, और अगर हमारा नहीं तो खुशी होती है नहीं, हमें मगर एक तरह से कंट्रोल्ड हो गए ना, बिल्कुल कंट्रोल हो गए कि किससे वो मिल सकते हैं कि नहीं। सेनेटर घुमरो साहब से पूछती हूँ, सेनेटर साहब आपने तो पीपल्स पार्टी के ऊपर बहुत दफ़ा वक्त देखा, मगर पहली दफ़ा हम ये नया ट्रेंड देख रहे हैं। पहले जो लीडर थे वो जब अदालत आते थे तो वो लोगों से मिलते थे, जर्नलिस्ट से मिलते थे, कोई बयानबाजी कर देते थे। अब तो जो केसेस हैं वो सारे हो रहे हैं जेलों के अंदर, और उनके इमरान खान साहब के जो वकील हैं वो कहते हैं कि जी तोशा खाना 2 केस आज अडियाला जेल में उसकी जो समाअत थी वो मनसूख हो गई। वो कहते हैं जब दिल चाहता है सुस्रवी का शिकार कर देते, जब दिल चाहता है उसको फास्ट फॉरवर्ड कर देते। वो उसमें आई थिंक वो 9 मई का जो एलिमेंट है वो ही उसको अंदर उस पर असरअंदाज हुआ है। नॉर्मली जो है वो आप देखेंगे कि पॉलिटिकल जो सिचुएशन रही है माजी में वो रही है कि पॉलिटिकल लीडर्स आते हैं, उनके खिलाफ केसेस भी होते हैं, चलते हैं। हमारी सारी पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो डिटेन थी। तो ये जो ट्रेंड शुरू हुआ है ये कुछ अरसे से शुरू हुआ है, इवन इमरान खान के दौर से शुरू हुआ है कि जो पॉलिटिकल लीडर्स को गिरफ्तार किया गया उनको राइट्स नहीं दिए गए, अंदर दवाएं नहीं दी गई, उनको एक्सेस नहीं दिया गया। अभी तो एक्सेस उनको मिल रहा है, लेकिन वो शायद उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि लिस्ट में वो जो इमरान खान साहब कुछ लोग जो है वो चुनते हैं उनको जो है वो एक्सेस ओपन नहीं ट्रायल होती। होना चाहिए सर, लेकिन बिल्कुल ओपन ट्रायल होना चाहिए। और सेनेटर अफनान साहब, ये सेनेटर घुमरो साहब कह रहे हैं कि जी ओपन ट्रायल होना चाहिए। इस तरह अदालत के अंदर आप लोगों ने कचहरी लगा दी है, कभी कहते हैं मनसूख हो गया, कभी कहते हैं फास्ट फॉरवर्ड कर दो, देयर इज़ नो ट्रांसपेरेंसी। नहीं, देखिए इमरान खान साहब के लॉयर्स वहाँ पे मौजूद होते हैं, जज भी वहीं पे मौजूद होते हैं, उनकी इमरान खान साहब की अपनी सेफ्टी के भी इश्यूज़ हैं। इन तमाम चीज़ों को सामने रख के कहते हैं मामले को मेरा ख्याल है देखना चाहिए। मियां नवाज शरीफ साहब को जो केस था वो भी अटक के किले में ही चला था, आपको याद होगा 2000 में। तो उस वक्त तो आमरीत थी ना, अब तो आपकी जमहूरी हुकूमत है। ठीक कह रही हैं आप, लेकिन वो अटक के किले से तो अडियाला जेल बहुत बेहतर है। अच्छा, सेनेटर अली जफर साहब इधर ये कह रहे हैं सेनेटर अफनान के अटक के किले से कम अडियाला बेहतर है। देखिए, जेल ट्रायल चाहे अटक में हो चाहे अडियाला में हो, जेल ट्रायल बुनियादी हुकूक के खिलाफ है। आपको आप देखें कि जिस तरह के 3 फैसले हुए, साइफर केस, तोशाखाना 1 केस, इद्दत केस, उसमें चूँकि जेल ट्रायल थी तो वकीलों को भी नहीं जाने दिया, जिरा का मौका नहीं दिया गया, गवाहान के गलत बयान लिखे गए वगैरह वगैरह। तो सारा जो फेयर ट्रायल का कॉन्सेप्ट है, जो एक आईनी हक है, वो बिल्कुल बर्बाद हो गया और उसको जेल के ज़रिए जेल में ट्रायल करके गलत सज़ाएं दे दी गई। तो जेल ट्रायल किसी भी माशरे में, किसी भी जमहूरियत में कबूल नहीं है। लेकिन बहरहाल चूँकि हम एक बड़ी अजीबो-गरीब सिचुएशन में हैं जहाँ पाकिस्तान में लाकानूनियत है, आइन है ही नहीं। आइन को जो जितना आइन उनके फेवर में है हुकूमत के, वो उसकी तो पाबंदी करते हैं, लेकिन जहाँ आइन को देखें कि इसमें उनका पसंदी उनका काम नहीं हो रहा, उसको वो रद्द कर देते हैं। तो ये सूरत हाल है और उम्मीद ये है कि अदालतें किसी वक्त हमारी मदद के लिए आएंगी मामले में। जी, सूरत हाल जो है वो सिर्फ इमरान खान साहब के लिए बुरी नहीं है। हमने देखा है कि पाकिस्तान के जो सबसे नोटेबल ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जुड़े रहे हैं, फरतुल्लाह बाबर साहब की मैं बात कर रही हूँ, फॉर्मर सेनेटर, आप तीनों की तरह एक सेनेटर रह चुके हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। वो क्या कार्रवाई है, क्यों की जा रही है, उस कार्रवाई की क्या नोयत है, हम आपको वक्फे के बाद दिखाएंगे और फिर इसके ऊपर जो बातचीत है उसका सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान के एक बहुत ही मशहूर इंसानी हकूक़ के कारकुन हैं, एक सेनेटर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जुड़े हुए हैं, फरतुल्लाह बाबर साहब, और हाल ही में उनको FIA से नोटिस का सामना करना पड़ा, उनको FBR से नोटिस का सामना करना पड़ा। आखिर ये माजरा क्यों है? फरतुल्लाह बाबर को फिर से कटहरे में खड़ा क्यों किया जा रहा है, जबकि 80 साल से ज़्यादा उनकी उम्र हो गई है और उन्होंने सारी ज़िंदगी जो है, चाहे वो लापता अफराद का मामला हो, चाहे कोई और मामला हो, चाहे ख़वातीन का मामला हो, हमेशा वो मार्जिनाइज्ड कम्युनिटीज़ के साथ खड़े हुए हैं। तो यही सवाल हम सेनेटर घुमरो के सामने रखते हैं। सेनेटर साहब, आप तो वकील भी हैं, तो वो कहते हैं जी पिछले 15 साल के जो आपके टैक्स रिटर्न्स हैं वो आप हमें दें, और जब आप सेनेटर थे आज से कोई 10 साल पहले, तो उसका रिकॉर्ड आप हमें दें। तो कानूनी तौर पे क्या आप ये पूछ भी सकते हैं कि नहीं पूछ सकते? नहीं पूछ सकते। 6 साल के से जो असासे होते हैं उसको तो आप पूछ ही नहीं सकते। नंबर 2, FI को जुरिसडिक्शन नहीं है
और बाबर साहब ने कभी पब्लिक ऑफिस होल्ड ही नहीं किया, सेनेटर क्योंकि वो सेनेटर रह चुके हैं ना, और सेनेटर तो रह चुके हैं, अदरवाइज वो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट तो उन्होंने कोई होल्ड नहीं की। जो ऑफिस होल्डर जो कहलाता है, फॉर एग्जांपल वो नहीं रहे किसी ऑफिस होल्डर नहीं रहे, तो ये इसमें इसकी जुरिसडिक्शन नहीं है एफआईए की। और ये जो सवालनामा जारी किया गया है ये भी अमूमी है कि जनरल स्टैंडर्ड होता है कि उनके पास बना होता है कि ये दे दें, और वो भी गैर कानूनी है सर। वो तो उन्होंने बस कुछ चीजें मांगी हैं। नहीं, क्वेश्चनर है ना, ये आप दे दें तो आपको स्लेट मिला लें, ये तो वो दे ही नहीं सकते ना। क्वेश्चन ये है कि ये तो पुराना तरीक़ेकार नैब का होता था, एफआईए को कहाँ से अचानक जुरिसडिक्शन आ गई, कब लॉ अमेंड हो गया, ये तो नैब एफआईए आज की नैब है। देखिए वो तरीक़ेकार यही है ना कि आप नोटिस दिया है, आप जो है वो किसी को कैसे नोटिस दे सकते हैं, जो सेनेटर रहा हो, जो पार्लियामेंटर रहा, जो जिसने एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एक्सरसाइज नहीं की है। और नंबर 2, आप 15 साल का जो है वो टैक्स रिटर्न कैसे मांग सकते हैं? किसी भी शहरी से नहीं मांग सकते आप। जो घुमरो साहब बात करें कि जी पब्लिक ऑफिस होल्डर वो नहीं रह चुके, कानून की आप खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, जो आप उनसे एहसासे मांग रहे हैं, और नैब इस तरह की चीज़ें आपकी पार्टी के साथ करता था, एफआईए कर रही है इनकी पार्टी के साथ, और आपके ये इत्तेहादी हैं। देखिए, ये जो कानूनी इसका मामला है वो तो ज़ाहिर है घुमरो साहब ज़्यादा इसके ऊपर बेहतर तरीके से ब्रीफ कर सकते हैं। ये अगर कह रहे हैं कि एफआईए की जुरिसडिक्शन नहीं है तो ये बिल्कुल ठीक ही कह रहे होंगे। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि ये एक बुनियादी तौर पे क्वेश्चन भेजा है, इसके अंदर कोई केस उनके खिलाफ फाइल नहीं कह रहे हैं। अभी हम देखेंगे जो हमारे पास मवाद आएगा उसके बाद हम जो मेरा ख्याल है इसमें कुछ भी नहीं होगा। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये कर क्यों रहे हैं? देखिए, हो सकता है किसी ने कोई कंप्लेन की हो तो इन्होंने इंक्वायरी खोल दी हो, यही हुआ होगा मोस्ट प्रॉब्ली। अच्छा, तो यही हुआ होगा। सेनेटर सईद अली ज़फ़र साहब, एक प्राइवेट पर्सन से कंप्लेंट गई है जिसके नतीजे के अंदर एफआईए ने ये खोल दिया। आप तो वकील हैं, आप तो बहुत आपका पाला पड़ता होगा, आम लोगों का पाला पड़ता होगा, क्या एफआईए प्राइवेट कंप्लेंट के ऊपर इस तरह फिल फॉर एक्शन में आ जाती है? देखिए जी, सबसे पहले तो बड़ा वाजे है कि जिस तरह अभी फरमाया कि 6 साल से ज़्यादा या पीछे तो इंक्वायरी हो नहीं सकती किसी किस्म की इनकम टैक्स रिटर्न्स की। तो 15 साल तो बिल्कुल बहुत दूर की बात है, वो तो बिल्कुल गैर कानूनी है। नंबर 2, जिस तरह फरमाया गया कि वो फरुखुल्लाह बाबर साहब जो हैं, मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, बड़े नफीस इंसान हैं, लेकिन उन्होंने कभी पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं किया। एफआईए ने अगर कोई इंक्वायरी करनी भी है तो वो किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर जिसने कोई सिर्फ सेनेटर नहीं, सिर्फ एमएनए नहीं, उसने कोई ऑफिस भी, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव, कोई हुकूमत का पोस्ट होल्ड की हो तो आप उसकी इंक्वायरी कर सकते हैं। तो फरुखुल्लाह बाबर को तो एक प्राइवेट पर्सन है, बेशक सेनेटर हों, तो उनको उनके खिलाफ इंक्वायरी एफआईए के पास कोई इख्तियार ही नहीं है वैसे भी। और तीसरी चीज़ ये कि इस किस्म के मामलों में, टैक्स के मामलों में इंक्वायरी करना एफआईए का हक नहीं होता। ये तो सिर्फ अगर मनी लॉन्ड्रिंग का इशू हो तो फिर वो कर सकते हैं। इसलिए मुझे नज़र ये आता है कि ये जो कार्रवाई है ये किसी बदनीयती पे बेस्ड है। अच्छा, ये इंक्वायरी सिर्फ उनको हैरेस करने के लिए, उनको तंग करने के लिए ये बनाई गई है, और हो सकता है इसलिए ये हो क्योंकि वो आवाज़ उठाते हैं उन लोगों के लिए जिनके लिए कोई और आवाज़ नहीं उठाता। तो अभी मैं रिसेंटली उनके साथ एक बिल के लिए काम कर रहा हूँ जो माइनॉरिटीज़ का बिल है, और मैंने उनको हमेशा पाया कि वो ह्यूमन राइट्स के लिए, बुनियादी हकूक के लिए, इंसानी हकूक के लिए आवाज़ उठाते हैं, जिस तरह आपकी वालिदा उठाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर अली ज़फ़र साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब, सेनेटर ज़मीर घुमरो साहब, और नाज़रीन यहाँ पे जो 2 सीनियर वकील हैं, सेनेटर अली ज़फ़र साहब, सेनेटर ज़मीर घुमरो साहब, वो दोनों का कहना है कि एफआईए की जुरिसडिक्शन ही नहीं बनती कि वो फ़रदुल्लाह बाबर के ख़िलाफ़ एक तहकीकात खोलें, चूँकि वो पब्लिक ऑफिस होल्डर ही नहीं थे, और आप 5 या 6 साल पहले की जो तहकीकात है वो आप इनिशिएट कर ही नहीं सकते। तो अली ज़फ़र साहब का ये कहना है कि ये बदनीयती के ऊपर मबनी है और इसको फिल फॉर रोका जाना चाहिए। मुनीज़ जहांगीर को आज के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।